गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने गया गाइडेंस के तहत प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम बसंत कुमार है, मैं +2 टीचर हूँ पॉलिटिकल साइंस में। आज मैं क्लास 11 का जो एक चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं पिछले क्लास में पार्ट 1 में आपको भारतीय संविधान में अधिकार के तहत समानता का अधिकार बताया था, और आपको पता है मौलिक अधिकार 12 से 35 है। 12 से 35 में मैं पिछले क्लास में 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है, उसका मैं चर्चा कर चुका हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं जो आर्टिकल 19 से 22 है। आर्टिकल 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अभी हम लोग पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य होता है। आप लोग जानते हैं मनुष्य कितना काम करता है, दुनिया का कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन उसके शरीर में एक खास प्रकार का कोई एक तत्व होता है, अगर वो निकल जाए तो उसे कोई नहीं चाहता है, कहता है अभी इसको जला दो। यहां तक कि आपके मम्मी पापा तक भी कहते हैं ये शरीर को हटा दो अब। और वो क्या है? उसे कहते हैं आत्मा। अगर आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये लाश हो जाएगा, जिंदा लाश एक तरह से, और ये इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है मौलिक अधिकार को, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय है। अब सोचिए कि अगर भारतीय संविधान में से मौलिक अधिकार को सिर्फ निकाल दिया जाए, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 को निकाल दिया जाए, तो संविधान एक उसी लाश की तरह हो जाएगा। सोचिए कि मौलिक अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बच्चों मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19। तो मैं आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत 7 अधिकार दिए गए थे हमारे संविधान, मूल संविधान में। लेकिन संपत्ति का अधिकार जब उसे हटाया गया, आर्टिकल 31 को हटाया गया, तो उसके साथ साथ एक 19 के F को भी हटाया गया, क्योंकि यह भी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। अब 19 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है। अब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि 19 में कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 का 1 का ABCDEFG, और आर्टिकल 19 का 1 जहां आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, उसी में आर्टिकल 19 का 2 उन स्वतंत्रताओं पर बंदिशें भी लगाता है कि कितना ज्यादा स्वतंत्रता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग अराजकता की स्थिति फैला सकता है। इसलिए 19 का 1 स्वतंत्रताएं देता है और 19 का 2 उन स्वतंत्रताओं पर बंदिश लगाता है। तो चलते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं बच्चों। आर्टिकल 19 का 1 क्या कहता है? आर्टिकल 19 के 1 में है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 1 है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? विचार का मतलब एक तरह से अपनी बातों को बोलना, इसको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कर सकते हैं। बोलना, आप अपनी बातों को सरकार के सामने किस तरह से रख पाते हैं, वो भी हुआ। अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का मतलब है कि कैसे आप संप्रेषण कर पाते हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को कैसे रख पाते हैं। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं आता है, इसमें आप अपनी बातों को सरकार के सामने कैसे रख सकते हैं? बोल के, गाना गा के, पेंटिंग करके, उसके बाद डांस करके, नुक्कड़ नाटक करके। प्रेस की स्वतंत्रता इसीलिए इसमें दिया गया है, लिख के, अपने विचारों को लिख के आप सरकार के सामने रख सकते हैं। और मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लोगों को नंबर लाना है तो केस स्टडी डालिए। आज मैं एक और मुद्दे पर चर्चा करूंगा, और वो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वाद। कम से कम आप वाद की जानकारी रखेंगे तो इसमें और बहुत ज्यादा आपको नंबर आएगा। तो मैं आर्टिकल 19(1) में मैं आपको बता दूं कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें आप जानते होंगे कि सैटेनिक वर्सेस एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक था सैटेनिक वर्सेस।
उस पर रोक लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने विचारों को इस तरह से रखा कि उसे कुछ अशांति फैल गया था। तो अपनी विचारों को आप लेखक रख सकते हैं, लिख के, गाना गा के, नुक्कड़ नाटक करके। मुझे याद है मैं जब दिल्ली में था तो निर्भया कांड हुआ था उसी समय। निर्भया कांड के बाद जेएनयू के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक बहुत ज्यादा किया था। उसका जेएनयू का एक ड्रेस होता है जो ऊपर ब्लैक कलर का कुर्ता होता है, नीचे जिस ब्लैक कुर्ता और जींस में वो लोग हमेशा हर जगह रोड पे नुक्कड़ नाटक कर करके लोगों को जागरूक करते थे। तो ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का 1। और इसमें मैं बता दूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 19 का 1। इसमें सूचना का अधिकार भी दिया गया 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत ही दिया गया। तो ये वाद क्या है मैं अभी बता रहा था। एसपी त्यागी बनाम भारत संघ। एसपी त्यागी बनाम भारत संघ एक वाद आया जिसमें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि चूंकि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना के अधिकार को रखा जा सकता है। क्यों? अब आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अपनी बातों को रखना है, लेकिन सूचना का अधिकार तो सूचना मांगना है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आप सूचना तभी मांगेंगे जब उसकी जानकारी होगी आपको। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मोदी सरकार के बारे में आप अपना बात रखना चाहते हैं, तो आप जानेंगे तब तो कि मोदी सरकार क्या क्या किया है। तो मोदी सरकार क्या क्या किया है 1 साल के अंतर्गत, उसको आरटीआई की तरह सूचना का अधिकार देके मांगिए आप ब्यौरा। तो आरटीआई दर्ज करिए तो आपको 1 साल का ब्यौरा देगा कि मोदी सरकार क्या क्या किया है। उसके बाद जब आप उसको जानेंगे तभी अपना राय व्यक्त कर सकते हैं कि सरकार ने ये किया गलत, ये किया सही, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया। और एक प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में रखा गया। क्यों? क्योंकि प्रेस जो है, प्रेस के माध्यम से भी जो मीडिया कर्मी होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बातों को जिस जिस माध्यम से आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे उसे विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जा सकता है। आर्टिकल 19 का 1 का ए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब चलते हैं आर्टिकल 19 का 1 का बी। उन्नीस के बी में है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। 19 का बी कहता है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। शांतिपूर्ण का मतलब है कि शांत होके, मतलब कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है आपको। भारत के किसी भी भाग में आप कहीं भी जहां आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जुलूस निकालिए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन तो यहां पे आपके मन में सवाल होगा, कुछ सवाल हो सकता है क्या कि सर आप यहां कह रहे हैं शांतिपूर्ण, लेकिन सिख धर्म के लोग जब जाते हैं अपना अरदास करने, अरदास करने जाते हैं, उसके बाद फिर लंगर करने जाते हैं, तो एक साथ वहां बहुत ज्यादा क्राउड दिखता है और सबके हाथ में कटार रहता है, तलवार रहता है। तो आप कहेंगे कि सर आप ही ने तो कहा था कि शांतिपूर्ण और न्यायिक सम्मेलन बिना हथियार का, लेकिन सिख लोग तो तलवार लेके घूमता है हमेशा जुलूस में। तो मैं आगे आप चर्चा करूंगा कि हमें संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है कि अपने धर्म के प्रति आचरण करने का आपको स्वतंत्रता है। तो उनके सिख धर्म में बताया गया है कि आप केस, कंघा, कृपाण, कटार रख सकते हैं, इसीलिए वो संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। और ठीक इसी तरह से मुस्लिम में भी एक पर्व आता है मुहर्रम, तो उसमें भी वो लोग हथियार लेके चलता है। तो वो धर्म के अनुसार अगर आप आचरण करेंगे तो वो आपके संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। अब चलेंगे 19 का बी में, ये कहता है कि शांतिपूर्ण और न्यायिक सम्मेलन का मतलब हुआ कि बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए जुलूस निकाल सकते हैं, सम्मेलन निकाल सकते हैं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। यह है आर्टिकल 19 का 1 का बी। अब 19 का सी है। 19 का सी ये कहता है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में आप जहां कहीं रहते हैं, अगर आपको ये
अगर आपको ये जरूरत महसूस होती है कि कोई संस्था का निर्माण करें, कोई संगठन का निर्माण करें, तो समुदाय और संघ का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं दिखाया हूं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे बना। मतलब कि कुछ भी आप चाहें तो आप कोई कोचिंग संस्थान, कोई संस्था खोल सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, आप पूरा का पूरा आजाद है इसमें। अब 19 का डी कहता है कि भारत के किसी भी भाग में आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, पूरी की पूरी आजादी है आपको। भारत के किसी भी भाग में आप संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में, पूरा भारत एक है, इसको कहा जा सकता है कि, और इसको 19 का ई ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं। तो ये दोनों पर जब हम नजर डालें डी और ई पे, भारत के किसी भी भाग में आवाज संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी विभाग में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और भारत के किसी विभाग में स्वतंत्र रूप से बस सकते हैं, कहीं भी रह के बस सकते हैं। ये दोनों पर नजर डालें तो भारत के इकहरी नागरिकता पर ये जोर डालता है कि पूरे भारत का हम नागरिक हैं। इसको अक्षरशः सत्य करता है भारत के इकहरी नागरिकता को। अब चलते हैं 19 का एफ जो था, संपत्ति का अर्जन धारण की स्वतंत्रता, इसको आर्टिकल, जिसको कि संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ था, 44वां संशोधन, उसमें जब हटाया जा रहा था संपत्ति के अधिकार को तो 19 एफ को भी हटाया गया। अब बचा जी, जो कि 19 का 1 का जी है। उसके 1 के जी में यह कहता है कि भारत के किसी भी भाग में आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आजीविका चला सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, अपने पेट को पालने के लिए किसी भी प्रकार का आप काम कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का जी ये कहता है। तो इस तरह से आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अब चलते हैं बच्चों आर्टिकल, आपको मैं एक और बात बता दूं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही राइट टू सेक्रेसी है, गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार का मतलब यह हुआ कि आप अपने आप को कि कुछ बातों को सीक्रेट रखने का जरूरी होता है। जैसे इंटरनेट आप सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों को आप छिपा के रखते हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इंटरनेट सर्फिंग करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपको इंटरनेट का यूज करने से कोई नहीं रोक सकता है, वो मौलिक अधिकार है वो आपका। अब चलते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 में 3 पॉइंट आता है। आर्टिकल 20 में 3 पॉइंट ये है कि ये अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण दिखाता है। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण का यह मतलब हुआ, ये जब कोई अपराधी, कोई भी व्यक्ति को जब किसी अपराध के लिए उसको पकड़ा जाता है, 20 का 1 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने का जो डेट है जब वो नियम लागू होगा उसके पहले अगर अपराध किया है तो उसे उस नियम के अनुसार सजा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हाल ही फिलहाल मोदी जी ने एक लॉ पास किया है, करवाया है संसद से कि बच्चों के साथ बलात्कार करने पर फांसी की सजा हो जाएगी। मान लीजिए कि ये 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ कि बच्चों के साथ जो बलात्कार करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और कोई व्यक्ति 25 दिसंबर 2018 को ऐसा कृत्य किया तो 1 जनवरी 2019 को ऐसा नियम आया कि फांसी की सजा होगी, और 25 दिसंबर 2018 को ऐसा कृत्य किया है वो, और उसकी सुनवाई 1 जनवरी के बाद होगी अगर, तब भी उसे फांसी की सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फांसी की सजा का प्रावधान बाद में आया और वो अपराध पहले किया। तो आर्टिकल 20 का 1 यही कहता है कि अपराध करने के समय जो नियम लागू था वैसा ही उसको दंड मिलेगा। अगर उसमें हार्ड दंड, बहुत अधिक हार्ड दंड आगे जाके लागू हो गया तो वो उसे नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का कहता है 2, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक सजा नहीं मिलेगा। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण कि आप एक चोरी किए, चोरी करने के लिए आपको 3 महीने का सजा हो गया और छूट गए,
फिर से कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे घर में वो चोरी किया था, फिर से हम सजा दिलवाना चाहते हैं, तो उसे दोबारा सजा नहीं मिलेगी। इसमें एक छोटा सा हम उदाहरण देना चाहते हैं। 21 मई 1991, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उसमें जो भी पकड़े गए दोषी, उनको ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई 1998 में। 1998 में इन लोगों ने हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में अपील किया। मद्रास हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। फिर 2004 में इन लोगों ने इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि मुझे फांसी की सजा से बचाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर आप जानते होंगे आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को के अंदर के सामने मर्सी पिटिशन देता है कि दया याचिका। तो 2004 में ही इन लोगों ने आर्टिकल 72 का यूज किया, राष्ट्रपति के सामने बोला कि हमें फांसी से बचाइए। राष्ट्रपति ने कहा कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी, मैं माफ नहीं करने वाला हूं। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने इसी के खिलाफ फिर से अपील किया हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट 2011 ईस्वी में राष्ट्रपति ने जो कहा था कि फांसी की सजा मिल जाएगी, उसको खारिज कर दिया और फांसी की सजा से बचा लिया इसको मद्रास हाई कोर्ट ने फिर से 11 ईस्वी में। अब सोचिए कि अब ऐसा क्यों किया, तो यही आर्टिकल 20 का 2। आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि एक ही सजा के लिए 2 बार सजा, एक ही अपराध के लिए 2 बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। अब 2 बार कैसे हो गया, तो आपको पता है कि 91 में हत्या किया था ये, और 11 ईस्वी हो गया। 91 से 11, 9 20 साल का तो सजा काट ही लिया वो। और आपको पता होना चाहिए कि उम्र कैद का सजा 15 से 20 साल होता है। एक उम्र कैद तो बेचारा गुजार चुका है, और फिर से अब फांसी की सजा, 2 सजा हो गई एक तरह से। अगर ये करना था तो उसे पहले करना था कोर्ट में। कोर्ट को डिसीजन देते देते 2011 आ गया। 20 साल से वो ये मानसिक यातना झेला कि हम क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। इसीलिए इस आर्टिकल, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 20 का बी का सहारा लेकर ये हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि फांसी की सजा से बच गया ये लोग, कि एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल 20 का 2। और मौलिक अधिकार का संरक्षण तो न्यायालय होता है, उसने जो ऑर्डर दे दिया तो दे दिया। अब है आर्टिकल 20 का 3। आर्टिकल 20 का 3 यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसे दोषी करार दिया गया, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप लोग आए दिन मूवी में देखते होंगे कि मार मार के ये उगलवाता है कि तुम कोर्ट में उगलो कि तुम्ही ने हत्या किया था, इसका जबरदस्ती। और बहुत सारे व्यक्ति कमजोर होते हैं, मार के डर से ये उगल देते हैं कि हाँ हम ही हत्या किए थे, हम बोलेंगे। बहुत ज्यादा मार लगता है तो चोट के डर से कह देता है। और अगर वही व्यक्ति कोर्ट में जाके कह दिया कि इन पुलिस वालों ने हमें मार मार के मेरे ही खिलाफ मुझे तैयार किया है, तो वो पुलिस वालों पर ही केस दर्ज हो जाएगा। क्योंकि यहां पे आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 का 3 कहता है। तो ये हो गया 19 और 20। अब चलते हैं 21। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार, मेडिकल केयर का अधिकार, आश्रय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और हेल्दी पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। आप जानते होंगे हाल ही फिलहाल 2017 ईस्वी की बात है, 2017 के लास्ट में BS3 इंजनों पर रोक लगा दिया सरकार। और उसके बाद अभी देखिए सारा बाइक BS3 अब कोई नहीं दिखेगा, BS4, BS5, BS6 दिख रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण जीने का अधिकार है। और आर्टिकल ये BS3 के जो इंजन थे बहुत ज्यादा दूषित कर रहे थे पर्यावरण को, और मौलिक अधिकार है तब तो ऐसा करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जितने सारे BS3 के इंजन के बाइक हैं सबको बंद कर दिया जाए, और उसके बाद सब BS4 इंजन आया। और अच्छा खाने का अधिकार, इंटरनेट का सेवा का यूज करने का अधिकार,
ये सब का सब आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में के मुख्य 3 तत्व हैं: प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऐसा कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा व्याख्या करने का जरूरत पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को तो वह है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा उसको व्याख्या करने का जरूरी पड़ा है और इसको 3 बार निरस्त भी किया जा चुका है। पहला 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और 1976 के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगा था उसमें भी 21 को निरस्त किया जा चुका है। आर्टिकल 21 अब है आर्टिकल 21 में ही सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार दिया गया, 21 का ए जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का ए जिसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 से संबंधित मैं फिर यहां पे वाद का चर्चा कर रहा था। आर्टिकल 21 में जो जीवन का से रिलेटेड है, जीवन का अधिकार, इससे भी रिलेटेड एक वाद की मैं चर्चा करूंगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्या हुआ कि मेनका गांधी का एक बार सत्तारूढ़ सरकार ने पासपोर्ट जब्त कर लिया था। उसे विदेश यात्रा पे जाना था और सत्तारूढ़ सरकार ने पासपोर्ट जब्त कर लिया, उसने केस कर दिया। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि किसी का पासपोर्ट आप जब्त नहीं कर सकते हैं, उसका कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि खुला जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है और अगर आप पासपोर्ट जब्त करते हैं तो मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। और मेनका गांधी की जीत हो गई, क्योंकि आप मौलिक अधिकार का हनन करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार सबसे सुप्रीम है, क्योंकि उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। तो इसीलिए ये वाद आप अगर एग्जाम में लिखेंगे, वाद हो गया एक पॉइंट और एक केस स्टडी, ये सब पे बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। अब चलते हैं जो मैं चल रहा था, 21 का ए शिक्षा का अधिकार। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 21 में जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, नजरबंदी से सुरक्षा दिया गया है कि आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। कैद और नजरबंद से सुरक्षा दिया गया है। और आपको पता है कि 21 का ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया? आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि आर्टिकल 21 का ए में ही क्यों जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार? आर्टिकल 21 का ए क्यों, जबकि 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही शिक्षा के अधिकार को क्यों जोड़ा गया? दूसरे अधिकार के अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा गया? तो इसका सरल सा उत्तर हो सकता है कि जिस तरह से आदमी को जीने के लिए जल, हवा चाहिए, उसी तरह से अच्छा लाइफ जीने के लिए शिक्षा चाहिए। इसीलिए जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। अब ये कैसे आया तो आपको बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में जोड़ दिया गया और यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। और वो शिक्षा का अधिकार था क्या कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। और 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत कोई भी बच्चा को किसी भी कारखाने में जोखिम भरा काम आप नहीं करवा सकते, क्योंकि इसे शिक्षा का अधिकार सरकार ने दे दिया है। यह है शिक्षा का अधिकार 21A। अब चलते हैं 21 खत्म हो गया। अब चलते हैं बच्चों 22, आर्टिकल 22, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 22 है निवारक निरोध। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध की चर्चा मिलती है। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध क्या है? तो निवारक निरोध किसी भी व्यक्ति को
कोई भी अपराध करने से पहले बचा लेना ही निवारक निरोध है। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में कुछ षड्यंत्र हो रहा है कि मेरा ऐसा नुकसान किया, मैं उसका हत्या करूंगा, और किसी ना किसी माध्यम से कोई पड़ोसी या कुछ पुलिस के पास जाकर कंप्लेन कर दिया कि ये आदमी ऐसा एक षड्यंत्र रच रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है हत्या करने का। पुलिस को भी पता चल गया और पुलिस ने आपको क्या किया, शक के आधार पर पकड़ लिया, तो आपको अपराध करने से पहले ही बचा लिया पुलिस ने। तो ये होता है निवारक निरोध के अंतर्गत। तो निवारक निरोध क्या है कि निवारक निरोध के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे एक्ट लागू हुए थे, जैसे पोटा, टाडा, मीसा, अफस्पा, ये सब। तो आर्टिकल 22 का जो ये सब अधिकार था, ये सब में से बहुत सारे खत्म हो चुके हैं। अभी भी अफस्पा जो है बहुत सारे इलाकों में, जम्मू कश्मीर में अभी भी चल रहा है। इसमें क्या होता है कि शक के आधार पर आप पकड़ सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ना तो कोई वकील करने का अधिकार है, ना कोई कुछ भी, आपको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, सारा अधिकार छीन लिया जाएगा। तो मैं इसमें बता दूं कि आर्टिकल 21 में जो बताया गया था, आर्टिकल 21 में मैं चर्चा करूंगा कि निवारक निरोध का जो बात आता है वो आर्टिकल 21 में भी आता है। आर्टिकल 21 का 1, 2, 3 कुछ पॉइंट मेरे छूट गए थे। आर्टिकल 21 का 1 ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। बिना कारण बताए, बिना सर्च वारंट दिखाए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अपने ही पसंद का वकील करने का भी अधिकार है आपको। आर्टिकल 21 का 2 कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, यात्रा के समय को छोड़ के। मान लीजिए, इसको समझना है, 9 बजे आप गिरफ्तार हुए, दिन में 9 बजे सुबह में आप गिरफ्तार हुए, अगले दिन 9 बजे और गिरफ्तार हुए। रास्ते में क्या हुआ कि जाम लग गया, आपको थाना तक ले जाते जाते जाम में फंस गया पुलिस का वैन, और 12 बजे आप पहुंचे थाना, 12 बजे थाना पहुंचे, तो अगले दिन 12 बजे को 24 घंटा गिना जाएगा, ना कि 9 बजे। 9 से 9 नहीं, क्योंकि आपको थाना तक पहुंचने में 3 घंटा जाम में फंस गया वो, इसलिए उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंतर्गत आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पुलिस का जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करता है और सबूत है आपके पास, तो आप पुलिस खुद ही दोषी हो जाएगा। तो ये है आर्टिकल 21 का 2। और आर्टिकल 21 का 3 क्या कहता है कि ये जो दोनों अधिकार हैं, 1 और 2, पहला क्या था कि सर्च वारंट दिखा के आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, अपने ही पसंद का वकील करना पड़ेगा। दूसरा ये था कि 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरा ये कहता है कि ये दोनों जो उपयुक्त अधिकार हैं, ये शत्रु और विदेशी और आतंकवादी इन सबों को नहीं मिलेगा। और जघन्य जो अपराध किया है, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो अपराधी है, बहुत बड़ा बड़ा अपराधी सब, दूसरे देश का दुश्मन है, उस पर यह सब लागू नहीं होगा। उसको वकील करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उसको 24 घंटा से कोई मतलब नहीं है, उसको तो और कहता है कि आप 10 दिन रिमांड पे रखिए, उगलवाइए। तो ये जो है, और एक और इसमें बात छूट गया, 21 का 3 में यह कहता है कि और निवारक निरोध के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे भी ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए मैं निवारक निरोध की यहां पे चर्चा 22 में कर रहा हूं कि निवारक निरोध आखिर है क्या। कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी आदमी को अगर आप पकड़ लेंगे तो उसे कोई वकील करने का अधिकार नहीं है, 24 घंटा कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए निवारक निरोध की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध में मैं बता रहा था कि अफस्पा, मीसा, टाडा। आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दूं कि जब 1976 में आपातकाल चल रहा था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इंदिरा गांधी ने निवारक निरोध का बहुत ज्यादा मिसयूज कर दिया था और इसके तहत उन्होंने ये जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सबों को जेल में बंद कर दिया था निवारक निरोध के अंतर्गत। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि जब निवारक निरोध के अंतर्गत लालू यादव जेल में बंद थे तो उसी समय लालू यादव की एक बेटी हुई थी, उसका नाम मीसा था। मीसा रखा गया क्यों? क्योंकि मीसा के अंतर्गत वो गिरफ्तार हुए थे। मीसा का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। तो इसी के अंतर्गत हुए तो अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिए वो लालू यादव। तो ये है निवारक निरोध। निवारक निरोध के अंतर्गत क्या था? टाडा। टाडा आप सुने होंगे कि संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था 90 के दशक में। संजय दत्त के घर में AK-56 राइफल, AK-47 पाया गया था, तो उन्हें निवारक निरोध के अंतर्गत ही गिरफ्तार किया गया था। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि उसे कोई वकील करने का अधिकार नहीं, 24 घंटे वाला कोई सारा मौलिक अधिकार उससे खत्म कर दिया गया था। और लेकिन इसमें भी कुछ स्वतंत्रता है। निवारक निरोध में यह स्वतंत्रता है कि निवारक निरोध के अंतर्गत जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसे 3 महीने से अधिक सजा आप नहीं दे सकते हैं। 3 मंथ्स, 3 महीने से अधिक सजा आप नहीं दे सकते हैं। यह है निवारक निरोध। तो यह है मौलिक अधिकार में 19 से 22 जो मैं आप आज यहां पे चर्चा किया, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं लास्ट में। आज हम लोगों ने यहां सीखा 19 का 1 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है वो, और 19 का 2 ये कहता है कि इसमें कौन कौन सी बंदिशें हैं, कैसे इन स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसमें 19 का 2 ये कहता है कि अगर राज्य खतरे में है, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, किसी को ठेस पहुंच सकती है, समाज के हित में जो ना हो, जैसे मान लीजिए इंटरनेट आप चालू करते हैं तो इंटरनेट चलाने का अधिकार तो है आपको, लेकिन इंटरनेट पर आप ऐसा कुछ डाल दें जिससे कि समाज खतरे में पड़ जाए तो वो आपको बंदिश लगा सकता है। इसीलिए जो 19 का 1 में स्वतंत्रता तो दी गई है, और 19 का 2 में यह बताया गया है कि कैसे कैसे होगा। राज्य की सुरक्षा, सामाजिक हित, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही आप इन स्वतंत्रताओं का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वतंत्रताओं का बेबाक यूज अराजकता की स्थिति फैला सकता है। तो आज हम लोगों ने यह सीखा कि 19 का 1 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो, और फिर 20 में अपराधियों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण है, फिर 21 में नजरबंद और कैद से सुरक्षा दिया गया है। कैसे एक अपराधी को आप नजरबंद, और कैसे एक व्यक्ति को नजरबंद शरीर में कष्ट होने से बचा सकते हैं। अगर कोई शरीर को कष्ट पहुंचाता है तो 21 का उल्लंघन रहता है, और मौलिक अधिकार का उल्लंघन में आपको सजा हो सकती है। और 21 का फिर यहां पे मैंने सीखा कि 21 का ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष को, जो कि पहले नीति निर्देशक तत्व में था। और DPSP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे मैं चर्चा करूंगा कि नीति निर्देशक तत्व में 21A के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना था, उसकी चर्चा नीति निर्देशक तत्व में दी गई थी, उसी को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और फिर मैंने 22 को देखा कि 22 में क्या था कि 22 में किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार के कारणों को बताना पड़ेगा, उसे 24 घंटे के अंदर ले जाना पड़ेगा कोर्ट, और निवारक निरोध की चर्चा। तो आज यहीं तक क्लास, फिर आगे मैं शोषण के विरोध अधिकार, फिर आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर क्लास जारी रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद बच्चों।